तुम इस धन के बारे में क्या करोगे? अगर तुम नौवाजिर की तरह अपने धन के एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे और अरकाद की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे, तो यह तय है कि 10 साल बाद अरकाद के पुत्र की तरह ही तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे। हमारे समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती है वे उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी, उन अवसरों की यादें जो हमारे सामने आए परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। बेबीलोन के खजाने भरे हुए हैं। उनमें इतनी बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता। हर देश के खजानों की तरह इसमें भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके हैं। आपकी इच्छा शक्ति में ताकत होती है। अगर तुम धन के 5 नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाओगे तो तुम भी बेबीलोन के खजाने के हिस्सेदार बन जाओगे। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। अध्याय 6 बेबीलोन का साहूकार। hindiaudiobook.com। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रोडन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं थी। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट से बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थी, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सब की सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इससे वह जो चाहे खरीद सकता है। बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी वह चाहे। वह इसका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को जब वह अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा तो वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह सोने की उन चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे, हमेशा। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रोडन मैथन की दुकान के भीतर गया। मैथन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे जवाहरात और दुर्लभ रत्नों का व्यापारी भी था। रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। वहां रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थी। वह सीधा पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मैथन एक कालीन पर बैठा दिखा। मैथन भोजन कर रहा था और एक अश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रोडन सीधे उसके सामने पैर फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी चमड़े की जैकेट के बीच से बालों भरा सीना दिख रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज के बारे में सलाह लेने आया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मामले में क्या करूं। मैथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं, परंतु तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आई। नहीं नहीं, वह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार लेना नहीं चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदारी भरी सलाह लेना चाहता हूं। सुनो सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाले बनाने वाला रोडन बाकी सब लोगों से ज्यादा चतुर है, क्योंकि वह मैथन के पास धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते हैं। बहरहाल, साहूकार से ज्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रोडन, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने अश्वेत गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रोडन के लिए एक कालीन बिछाओ। वह मुझसे सलाह लेने आया है। वह मेरा
सम्मानित अतिथि है, उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना ताकि रोडन को उसे पीने में मजा आ जाए। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूं। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें ऐसा क्या उपहार दे दिया जो उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो? किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूं। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। मैथन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वे उसका धन हड़प सकें। परंतु तुम उनसे क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूं, परंतु कई बार हां कहना ज्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत सी प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी, परंतु वह यह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है, जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है अरमान को कभी कोई मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे आग्रह किया है कि मैं उसके पति को यह धन दे दूं ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मैथन ने कहा, मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लेने आए हो वह बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ यह डर भी आता है कि कहीं यह धन चला न जाए या कोई चालबाजी से उसे ले न जाए। पैसे से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। इसी तरह धनवान व्यक्ति के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुश्किल में पड़ सकता है। क्या तुमने कभी निनेवा के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनाते हैं। मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम यह समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सीमित नहीं है। वह किसान जानवरों की बातें समझ लेता था। वह हर शाम को जानवरों की बातें सुनने के लिए उनके दड़बे के पास रुक जाता था। एक शाम को उसने सुना कि बैल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ। चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे मैं कितना ही थका हूँ, या चाहे मेरी गर्दन कितनी ही दुख रही हो, मुझे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते रहते हो। तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता है तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी घास खाते रहते हो। खच्चर बहुत दयालु था। उसने बैल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर तुम्हें जोतने आए तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्द से कराहने लगना, ताकि वह मालिक से जाकर कहे कि तुम बीमार हो और काम नहीं कर सकते। बैल ने खच्चर की सलाह मान ली। अगली सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा कि बैल बीमार है और वह जुताई का काम नहीं कर सकता। किसान ने कहा, जुताई का काम तो होना ही है, इसलिए तुम बैल की जगह पर खच्चर को बांध लो। खच्चर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की थी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वह दड़बे में वापस आया तो उसके दिल में कड़वाहट भरी थी। उसके पैर थके थे और उसकी गर्दन दुख रही थी। किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला।
खच्चर ने जवाब दिया।